I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach, and that's true of the entire Middle East. مزرعه او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده، بیسته. And some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. अकेला इजराइल 7 फ्रंट पर बराबर की मार चल रही है, लेकिन नेतन्याहू को जिन देशों से युद्ध में साथ की उम्मीद थी, वो भी एक एक कर रुख बदलते जा रहे हैं। नेतन्याहू का ये गुस्सा, ये झुंझलाहट यूं ही नहीं। Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. फ्रांस ने इजराइल को हथियार सप्लाई तक ठप कर दी है। युद्ध में साथ देने की बात तो दूर है, जिसके बाद नेतन्याहू फ्रांस पर फट पड़े हैं। Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. मैक्रों को खरी खोटी सुनाने भर पर बात खत्म नहीं हुई है। ब्रिटेन ने सिग्नल दिए हैं कि इजराइल का साथ देने की ताकत फिलहाल उसमें नहीं। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने इजराइल से संयम की अपील की है। साथ ही ये भी क्लियर किया कि ब्रिटेन को गजा युद्ध से नुकसान हुआ है, यानी नेटो के 3 ताकतवर देश इजराइल से दूरी बनाते दिख रहे हैं। इसमें पहला देश है तुर्की, जिसने पहले ही इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दूसरा फ्रांस, जिसने इजराइल के हथियार सप्लाई रोककर नेतन्याहू को सेटबैक दिया है। तीसरा ब्रिटेन, जो ईरान इजराइल युद्ध से दूरी बनाने की दुहाई दे रहा है। नेटो फोर्सेस के 32 देशों में ये 3 देश ऐसे हैं जिनकी सैन्य क्षमता सिर्फ अमेरिका से कम आंकी जा सकती है। इन जैसे कई और देश हैं जो इजराइल के लिए अपना नुकसान नहीं झेलने का बहाना बना सकते हैं। तो क्या सिर्फ अमेरिका ही इजराइल को बचाने आएगा? इजराइल और अमेरिका मिलकर क्या अरब लीग के 22 देशों से युद्ध जीत पाएंगे? इजराइल की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सबसे भीषण हमले दक्षिण लेबनान में हो रहे हैं, जहां हिजबुल्लाह का टनल नेटवर्क है। नेतन्याहू साफ बता चुके हैं कि हिजबुल्लाह के निस्तनाबूद किए बगैर ये युद्ध नहीं रुकेगा। लेकिन हिजबुल्लाह भी हार मानने को तैयार नहीं। ईरान ने नए हिजबुल्लाह चीफ का नाम भी फाइनल कर लिया है। बताया जा रहा है कि नया हिजबुल्लाह चीफ खामनेई का खासम खास होगा। हिजबुल्लाह के नए चीफ का नाम इब्राहिम अमीन अल सैयद बताया जा रहा है। इब्राहिम ने 1985 में हिजबुल्लाह के घोषणा पत्र, जिसे ओपन लेटर कहा गया, उसको सार्वजनिक किया था। इब्राहिम अमीन 1992 और 1996 में हिजबुल्लाह के लॉयल्टी टू द रेजिस्टेंस ब्लॉक के तहत लेबनान की संसद के लिए चुने गए थे। साल 2001 में हिजबुल्लाह की शूरा काउंसिल में चुने जाने के बाद इब्राहिम हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल विंग के हेड हैं। इब्राहिम लेबनान की राजनीति में बड़ा नाम है, सभी पार्टियों में उनकी कद्र की जाती है। लेकिन इब्राहिम को हिजबुल्लाह चीफ की गद्दी दिलवाने में जो सबसे अहम बात है, वो ये कि उन्हें खामनेई का खास माना जाता है। इब्राहिम अमीन हिजबुल्लाह और ईरान के बीच कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने वाले लीडर बताए जाते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्राहिम ईरान के ज्यादातर राजनयिकों से सीधे संपर्क में रहते हैं। हिजबुल्लाह की रणनीति तैयार करने में इब्राहिम अमीन का अहम रोल रहता है। लेबनान और ईरान के रिश्तों की अहम कड़ी इब्राहिम आयतुल्लाह खामनेई के करीबी बताए जाते हैं। नए हिजबुल्लाह चीफ के तौर पर जिन इब्राहिम अमीन का नाम सामने आया है, उनका बैकग्राउंड इजराइल को डराने वाला है। इब्राहिम अमीन अल सैयद लेबनान के बेका के हाउचल नबी गांव के रहने वाले हैं। साल 1981 में बेरूत की लेबनानी यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में ग्रेजुएट अमीन विदेश में भी पढ़ाई कर चुके हैं। इब्राहिम ने 1984 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली। साल 1987 में उन्होंने ऑर्लियंस यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री और फिजिक्स में पीएचडी भी की।